सबसे पहले खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान को पिछले 3 दिन से दिल्ली पुलिस तलाश रही है। उनकी तलाश के लिए पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार। पुलिस ने दंगा करवाने से लेकर बीएनएस की 11 संगीन धाराओं के तहत विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब इस मामले में जानकारी ये मिल रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस ने तैयारी की है बड़े एक्शन की। आम आदमी पार्टी के फरार विधायक पर मकोका लगाने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तलाश जारी है। अमानतुल्लाह खान को तलाश कर रही है पुलिस। कई जगह पुलिस ने रेड की है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान के अलग अलग ठिकानों पर भी पुलिस की छापेमारी। अमानतुल्लाह खान ने अपना फोन बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की मदद कर रहे हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शावेज खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं। फंक्शनरीज़ है, उनके काम में अवरोध पैदा करना और 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली और जो है अनलॉफुल असेंबली है, इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं, क्योंकि जो है कई मुकदमे ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है। कोशिश पूरी की जा रही है इनसे संपर्क करने की और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ने की। और आइए मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं और वरुण जैन से ही समझते हैं। वरुण, ये तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई अमानतुल्लाह खान की नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तैयारी बड़ी कर ली है। वरुण, मकोका लगाया जा सकता है अमानतुल्लाह खान पर? देखिए, निश्चित तौर पर अमानतुल्लाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कल पहले ही दंगे और संगठित अपराध की जो बीएनएस की धारा लगाई थी, अब दिल्ली पुलिस सूत्रों का ये कहना है क्योंकि अमानतुल्लाह खान एक रेगुलर ऑफेंडर है, उनके ऊपर पहले भी कई केस चल रहे हैं, कई के अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कई के अंदर जो ट्रायल है वो चल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि वो एक गिरोह बनाकर कई लोगों के साथ इस तरीके के इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहे हैं, तो जो संगठित अपराध से जुड़ी जो मकोका है वो अब अमानतुल्लाह खान के ऊपर पुलिस इंपोज कर सकती है। अमानतुल्लाह खान की तलाश की जा रही है। मीठापुर, जो कि जैतपुर इलाके में साउथ डिस्ट्रिक्ट में ओखला के पास ही, वहाँ उनकी लास्ट लोकेशन परसों शाम की मिली थी। उसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उन्हें शक है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग ही और जो नेता है वो उनकी भागने में मदद कर रहे हैं। तो अब जब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी होगी तो जो सेक्शन उनके ऊपर लगी है उसमें तो उनको बेल मिलेगी ही नहीं, लेकिन अगर मकोका लग गया तो आप समझिए वो कितना लंबा समय सलाखों के पीछे रह सकते हैं। जी, मैं यही समझना चाह रही हूँ आपसे कि मकोका के तहत अगर मामला दर्ज होता है अमानतुल्लाह खान पर, तो फिर इसके मायने क्या होंगे, मुश्किलें किस रूप में अमानतुल्लाह खान की बढ़ेंगी, जरा ये जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल मकोका जब कोई संगठित अपराध होता है उस पर लगता है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के ऊपर कई केसेस है, कई बार उसको पुलिस की तरफ से वार्निंग भी मिल जाती है, तो वो रेगुलर ऑफेंडर है। कई केसेस के अंदर उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो एक से ज़्यादा अगर 3 केस किसी के ऊपर इस तरीके से चलने लगे और उन पे ट्रायल चल रहा हो, रेगुलर ऑफेंडर हो, तो और वो संगठन बनाकर उस अपराध को अंजाम दे रहा हो, तो ऐसे में पुलिस मकोका लगा सकती है। पिछली बार जब एक केस के अंदर हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, तब दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि हाई कोर्ट ने इस बात को मेंशन भी किया था कि आप इनके ऊपर मकोका क्यों नहीं इंपोज कर देते। ऐसे में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड और सफिशिएंट वो एविडेंस और वो प्रोविजंस है जिसके तहत मकोका जो है वो अमानतुल्लाह के ऊपर लगाया जा सकता है। और अगर संगठित अपराध की जो धारा है मकोका लग जाती है तो कई महीनों तक अमानतुल्लाह खान की बेल नहीं हो सकती। तो ठीक है वरुण, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, मकोका अगर लग जाता है, जिसके आसार पूरे नजर आ रहे हैं, तो फिर मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती है अमानतुल्लाह खान की, ये तो आपने जान लिया। और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जो फरार चल रहे हैं, उस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है। अमानतुल्लाह खान को आदतन अपराधी भी कहा है, सुनिए। अमानतुल्लाह कहा आदतन अपराधी हैं
और उन्होंने अपराधियों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। जो व्यक्ति खुद आदतन अपराधी हो और कोई भी उनको जो वोट मिलते थे वो इसी के बल पे मिलते थे क्योंकि अपराधियों को वह बचाने का काम करते थे। आज दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जाने के बाद कोई अपराधी को बचाने का कार्य सरकार नहीं करेगी और सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है और इस तरह के क्रिमिनल हैं तो वो अपनी सजा भुगतेंगे। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो इनके पूर्व में विधायक थे या जो कुछ वर्तमान के विधायक हैं, सबके ऊपर, अधिकांश के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में एफआईआर है। अब जो आदमी जो कर्म करेगा वो तो उसे भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर वो केस में लिप्त होंगे, कोई एफआईआर होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो होगा वो होगा। देखिए, एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है और अमानतुल्लाह खान जो है अभी भी फरार चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, दिल्ली पुलिस जो है वो अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है, तलाश में है अमानतुल्लाह खान की। दिल्ली में या फिर आसपास के अन्य राज्यों में भी दबिश दी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से? वरुण, देखिए, न सिर्फ दिल्ली और आसपास के जो शहर है वहां पर भी लगातार क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उनकी टीमें छापेमारी कर रही है। जैसे मैंने बताया, साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जैतपुर एक इलाका है, वहां पे जो मीठापुर चौक है उसकी लोकेशन, जिस दिन का इंसिडेंट है उस दिन लास्ट लोकेशन शाम की अमानतुल्लाह खान की वहां की आई। उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो पुलिस को शक है कि वो दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर दूसरी स्टेट में चला गया है और आम आदमी पार्टी से जुड़े जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों को सर्वेलांस पे लिया हुआ है। अमानतुल्लाह खान से जुड़े कई लोगों पर पुलिस की जो निगाहें हैं वो बनी हुई है, लेकिन अभी तक अमानतुल्लाह खान का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी होगी क्योंकि कई अहम जो क्लू है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। जी, हम आगे बढ़ेंगे। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील टिप्पणी को लेकर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना सहित इस शो से जुड़े तमाम भागीदारों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट शो मामले में बड़ी खबर इस वक्त ये है, एफआईआर की जांच के लिए गुवाहाटी पुलिस जो है वो मुंबई पहुंच गई है। मुंबई पुलिस की मदद से गुवाहाटी पुलिस ने अपनी जांच तेज की है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर एफआईआर दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रणवीर समय सहित 30 पर एफआईआर दर्ज की है। तो रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, मुश्किलें इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। असम गुवाहाटी में एफआईआर हुई थी और अब जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। असम पुलिस जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है, वो अपनी जांच कर रही है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना सहित अश्लील टिप्पणी वाले शो से जुड़े मामले में कार्रवाई को लेकर हर अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। गुवाहाटी पुलिस जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है। गुवाहाटी में आप जानते हैं इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी को लेकर जांच के लिए गुवाहाटी पुलिस मुंबई पहुंच गई है। इस बीच मुंबई पुलिस ने भी कार्रवाई को लेकर दी गई शिकायत की जांच तेज कर दी है। सभी आरोपियों से पक्ष रखने के लिए उनसे संपर्क मुंबई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अश्लील टिप्पणी केस में आरोपी आशीष चंचलानी ने मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया है और बताया जा रहा है रणवीर इलाहाबादिया भी मुंबई पुलिस के सामने किसी भी वक्त अपना पक्ष रख सकता है। आरोपी समय रैना इस वक्त देश से बाहर है, उनसे मुंबई पुलिस ने अपना पक्ष रखने के लिए संपर्क भी किया है। अब महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी रणवीर सहित 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और इसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये तय माना जा रहा है। वहीं एनसीडब्ल्यू ने रणवीर सहित सभी आरोपियों को तलब कर लिया है। अश्लील टिप्पणी वाले शो को लेकर इन सभी से जवाब मांगा गया है। रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से बिना शर्त माफी मांगी गई, लेकिन मामला ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुश्किलों में घिरते हुए रणवीर इलाहाबादिया लगातार नजर आ रहे हैं और इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने। रणवीर इलाहाबादिया से मुंबई की खार थाने की पुलिस ने शिकायत के मामले में अपना पक्ष रखने के लिए संपर्क किया। समय रैना से भी संपर्क किया गया जो इस वक्त विदेश में है। और वहीं आशीष चंचलानी, उसने मुंबई पुलिस के सामने अपना पक्ष रख दिया है। अब रणवीर इलाहाबादिया को भी अपना बयान दर्ज करवाना है। तो गंदी बात करने वाले रणवीर इलाहाबादिया के मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है। एक और बीजेपी सांसद हैं रवि किशन, अश्लील बयान को वो शर्मनाक बता रहे हैं।
दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं नरेश महस्के, वो भी निशाना साध रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया पर। ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे, तो बहुत दुखद है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, हम लोग का एक इतिहास कई हजार साल पुराना, उसको आके आप चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, वो जो कूल नो है मैन, ये डू यू ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड, वेरी हर्ट। सोशल मीडिया पे अभी एक फैशन हुई है, समाज के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू देव देवताओं के खिलाफ बोलेंगे, माँ बाप के संबंध के बारे में बोलेंगे, तो उनको पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी मिलती है, इसीलिए अनाप शनाप बातें करते हैं। ये फैशन हुआ है, इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। पॉडकास्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूबर्स, उनके कंटेंट पर सेंसरशिप आना चाहिए और इसी तरह के बातें करके माहौल ख़राब करने के अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से जो टिप्पणी की गई शो में, उसका विरोध हर कोई कर रहा है। सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों ने भी जो विवादास्पद टिप्पणियां, शर्मनाक टिप्पणी जिसको कहा जाएगा, वो रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से की गई, उस पर नाराजगी जाहिर की है। सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। हम जिस देश में रहते हैं वहां तो माँ को देवी कहा जाता है, बाप देवता होता है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। ये कहाँ का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है। मैं समझता हूं कि कुछ कसूर हमारा भी है कि कई सालों से हम सहते आ रहे थे ये सब। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं काफी चल रहे हैं जहां पे। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई। हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज से ही जानते हैं, सूरज कब तक आज अपना बयान दर्ज करवाएंगे रणवीर इलाहाबादिया, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रोमाना, रणवीर से जो संपर्क है वो खार पुलिस ने भी किया है, गुवाहाटी पुलिस भी मुंबई पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी के जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं अंकुर जैन, उन्होंने मुंबई पुलिस के जोन 9 के जो डीसीपी हैं दीक्षित गेडाम, उनसे सीधे तौर पर फ़ोन पर बातचीत की और अपनी टीम डिस्पैच की और असिस्टेंस की मांग की है कि असिस्टेंस मिले ताकि गुवाहाटी पुलिस भी यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर सके। और इसके बाद अब महाराष्ट्र साइबर ने भी एक अम्ब्रेला केस बनाया, एक बड़ा केस बनाया है। अब तक तो सिर्फ विवादित एपिसोड के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये जो महाराष्ट्र साइबर है उन्होंने इस पूरे एपिसोड में के जांच करनी शुरू कर दी है। तो अब किसी भी समय हर किसी को बुलाया गया है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं, क्या इस मामले में गिरफ्तारी मुमकिन है रणवीर इलाहाबादिया की? सूरज जी बिल्कुल, ये ऐसा मामला है जो जिस तरह की जो लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उसमें क्लियर एविडेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ छुपाने जैसी बात नहीं है। या फिर क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें पोस्ट की हैं ये अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से या ऑफिशियल यूट्यूब से ही पोस्ट की हैं, तो उन्होंने खुद अपनी चीज़ें सामने रखी हैं जनता के, जो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई थी। तो ऐसे मामलों में जाहिर सी बात है गिरफ्तारी तो होगी और इसमें ज़्यादा कुछ पुलिस को प्रूफ भी करने की ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है जी। और इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रणवीर इलाहाबादिया का विरोध शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रणवीर इलाहाबादिया पर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, उसके पोस्टर पर लोगों ने जूते मारे और साथ ही देखिए किस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया का ये पुतला जो लोगों ने जलाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोगों ने रणवीर इलाहाबादिया का ये पुतला बनाया। इस पुतले को पहले तो जूतों से पीटा गया और उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया। तो देश में नाराजगी है जिस तरीके का शर्मनाक बयान रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से दिया गया।
और ज्यादा अफसोस इस बात को लेकर होता है कि इस तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और उनके इस तरीके के विचार, जरा सोचिए हम समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, हम क्या मार्गदर्शन अपने समाज का कर रहे हैं। इसीलिए ये घटना जितनी अफसोसनाक उतनी ही गंभीर भी, और शायद यही वजह है कि इस मामले को लेकर आम लोगों में इतना गुस्सा है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की सियासत से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे बीजेपी के कई विधायक। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल बीजेपी के 17 विधायकों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक भी की थी। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मंथन भी हुआ था। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर 16 फरवरी के बाद ही कोई फैसला होगा। 16 फरवरी के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसी के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का सीएम कौन, इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। लेकिन जो बैठकें हैं उनका दौर जारी है। कल 17 विधायकों ने मुलाकात की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात भी हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। ऐसे में मंथन चल रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 16 फरवरी के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक है। दिल्ली का सीएम कौन, बैठकों का जो दौर चल रहा है उसमें कुछ नाम जो इस सियासी रेस में बने हुए हैं उसमें एक तो कपिल मिश्रा का नाम है। करावल नगर से बीजेपी के विधायक आप देख रहे हैं। अनिल शर्मा इस रेस में बने हुए हैं। आर के पुरम से बीजेपी विधायक हैं। शिखा राय ग्रेटर कैलाश से, सौरभ भारद्वाज पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री, उनको हराकर पहुंची हैं विधानसभा, उनका नाम चल रहा है। सतीश उपाध्याय को आप देख रहे हैं, मालवीय नगर से जीत कर आए हैं। सोमनाथ भारती को पटकनी देकर उनका नाम भी इस रेस में बना हुआ है। और वहीं मोती नगर से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हरीश खुराना, उनका भी एक बयान सामने आया, जरा सुना देते हैं आपको। सच्चाई ये है कि ये काम जो है नरेंद्र मोदी जी शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जिस दिन वो फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को जो मैंडेट मिला है, हर एमएलए को, 48 एमएलए को काम करने का, दिल्ली के अंदर विकास करने का, डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से विकास करे, इसका मैंडेट दिया। हम लोगों का सिर्फ एक ही ध्यान है कि दिल्ली के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से हम लोग चुन के आए हैं, आशीर्वाद मिला है, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उस पर है। मुख्यमंत्री कौन बनता है, कैबिनेट मंत्री कौन बनता है, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करता रहेगा। उनका काम है, करने दीजिए उनको। जब उनका फैसला कर लेंगे आपको बता दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आपको बताने जा रही हूं मैं। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो हिंदू ही नहीं उसे बहिष्कृत कैसे किया जा सकता है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बाद बीजेपी ने यह सवाल उठा दिया है। मनुस्मृति पर सवाल उठाए जाने को लेकर यह पूरा का पूरा विवाद हुआ था। राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की मांग की गई थी। राहुल गांधी के खिलाफ संतों ने निंदा प्रस्ताव पास किया था और अब इस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी की एंट्री हो गई है और बीजेपी कह रही है जो हिंदू ही नहीं उसे बहिष्कृत कैसे किया जाए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। परम आदरणीय शंकराचार्य जी ने कहा है धर्म संसद में कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो। मेरी समझ नहीं आ रहा है कैसे बहिष्कृत करेंगे। भाई कोई हिंदू होगा तब तो आप उसको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे। पारसी पिता ईसाई माता का पुत्र हिंदू कैसे हो गया? जितने धर्म की जानकारी मुझे तो राहुल गांधी हिंदू हो ही नहीं सकते। दरअसल इससे पहले 10 फरवरी को ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की मांग की थी। राहुल गांधी जी ने जो संसद में हाथरस के मुद्दे को लेकर कहा था उस पर परम धर्म संसद से क्या निर्देश निकले हैं? जैसा कि वीडियो क्लिप में हमने जो वायरल है सोशल मीडिया पर सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो तो इसकी अनुमति नहीं देता है कि बलात्कारी का संरक्षण किया जाए, लेकिन तुम्हारी किताब, और फिर हम लोग नहीं समझा कि इस किताब की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा मनुस्मृति, उसमें ये लिखा है। उन्होंने सदन में ये कहा है तो हम लोगों ने उनसे पूछा है कि आप बताइए कि मनुस्मृति में कहाँ ये वाक्य लिखा गया है।
और अगर वो बताते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये अवधारणा निकाली जाएगी कि ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध हैं और इसीलिए उनको कहा जाएगा कि आप हिंदू धर्म से बाहर रह करके जो कहना है वो कहिए। 1 महीने तक प्रतीक्षा होगी उनके जवाब की? हाँ, चूँकि सीधे तो हम लोगों का संवाद नहीं है कि सीधे टेलीफोन मिलाएं और पूछ लें। हमारी बात मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से, ईमेल आदि के माध्यम से वहाँ जाएगी, तो जाएगी, जाने के बाद फिर वो जवाब देंगे। तो हमने एक अच्छा समय उनको दिया ताकि ये ना कह सकें कि बहुत जल्दी में बात आपने कह दी और कुछ कर दिया, निर्णय ले लिया। इसलिए पूरा 1 महीने का समय दिया गया है, ठीक से विचार करें। महाराष्ट्र, अगर 1 महीने की प्रतीक्षा के बाद जवाब नहीं आता तो क्या उनको हिंदू धर्म से अलग करने के लिए कोई परम धर्म संसद कोई लेटर जारी करेगी, कोई निर्देश जारी करेगी? कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? नहीं, उनको 1 महीना जब होने में बाकी रहेगा, 3 सप्ताह बीत जाएंगे, तो एक रिमाइंडर दिया जाएगा कि 21 दिन बीत चुके हैं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और 1 महीना होने पर फिर हम लोग इस बारे में निर्णय लेंगे। दिल्ली के द्वारका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत हुई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से वर्चुअल उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, भारत न सिर्फ अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है बल्कि ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दुनिया के विकास को भी आगे बढ़ा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम 14 फरवरी तक चलेगा। फर्स्ट सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है। विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के विजन और वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने की ये बात दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा सम्मेलन इंडिया एनर्जी वीक में कही। इंडिया एनर्जी वीक के 3rd एडिशन की मंगलवार को शुरुआत हुई, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें 50 से ज्यादा देशों के 70,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवर एक मंच पर आए। इसमें 20 से ज्यादा ऊर्जा मंत्री और 100 CEO शामिल हैं। उन्हें वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां गिनाई। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन समारोह को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संबोधित किया और कहा, टारगेटिंग 5 million metric tons of hydrogen by 2030, $96 billion in hydrogen investments, and a gas share increase from 6 to 15% alongside a $30 billion in refining and petrochemical expansion. एनर्जी वीक 2025 के पहले दिन भारत की हाइड्रोजन बसेस की काफी चर्चा रही। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विदेशी ऊर्जा मंत्रियों के साथ इस बस की सवारी की। हमारी बस की टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी हद तक एक बैटरी बस की तरह है, लेकिन जहाँ बैटरी बस में हमें बैटरी को चार्ज करना रहता है, यहाँ पे चार्जिंग के बजाय हाइड्रोजन डाला जाता है। हाइड्रोजन बस को टाटा मोटर्स के साथ मिलकर इंडियन ऑयल ने तैयार किया है, जो पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन के भविष्य की एक झलक दिखाती है। हमारे पास इस बस में 35 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अंदर 72 किलोवाट का फ्यूल सेल लगा हुआ है और बैटरी 24 किलोवाट आवर की है। एक बार रिफ्यूलिंग के बाद कम से कम 300 किलोमीटर चल सकती है। उभरते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा के लिए इंडिया एनर्जी वीक एक प्रमुख मंच है, जो महज 3 साल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन बन गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, उन्होंने निशाना शरद पवार पर साध दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे को दरअसल शरद पवार ने जो सम्मानित किया था एक कार्यक्रम में, उसी को लेकर ये नाराजगी जो संजय राउत की तरफ से जताई गई है। कह रहे हैं इस तरह के अवार्ड बेचे खरीदे जाते हैं। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, उस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे, गुगली डालने वाले हिट विकेट हो जाते हैं। शरद पवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी, संजय राउत का ये बयान।
एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया था। शरद पवार की तरफ से कार्यक्रम में अवार्ड दिया गया था उनको, और इसी को लेकर संजय राउत की तरफ से ये तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। और जिस तरीके की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बाद तो जो महाविकास आघाड़ी है उसके दलों में किस तरीके की ये खींचतान है वो साफ तौर पर सामने आ गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों अवार्ड और इसी को लेकर नाराजगी संजय राउत की क्या बता रही है गणेश? जी बिल्कुल, और बड़े तीखे शब्दों में शरद पवार पर निशाना साधा, उनका इस कार्यक्रम में जाकर करने को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिस गद्दार ने ठाकरे की चुनाव को तोड़ा, जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े, उनका सम्मान कैसे हो सकता है। एक आपको बता दें, कल महाजी शिंदे पुरस्कार शरद पवार के हस्ते एकनाथ शिंदे को दिया गया, और इस कार्यक्रम में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के काम की जमकर स्तुति, महाराष्ट्र ठाणे का काया पलट किया, इन शब्दों में उद्धव ठाकरे खुद को नाराज गुजरी है, नाराजगी है कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने, संजय राउत ने शरद पवार को सवाल पूछा है कि आपको मुंबई ठाणे के विकास की जानकारी है, जो जानकारी है वो गलत आपको दी गई है। हम आपको सही जानकारी देते हैं कि व्यक्ति ने ठाणे कोई को आप सम्मानित करते हैं। बिल्कुल गणेश, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है।